हेलो, आवाज़ आ रही है? चलिए, तो हम लोग जो है, जो फॉरेंसिक जीव विज्ञान इसका मूल सिद्धांत, ठीक है, ये पढ़ रहे थे यूनिट 1। और इसमें हम लोगों ने फॉरेंसिक जीव विज्ञान का कार्य क्षेत्र यानी स्कोप ऑफ फॉरेंसिक बायोलॉजी, ठीक है। तो कल हम लोग इसको हमने शुरू कर दिया था साइंटिफिक ऑफिसर बायोलॉजी के लिए। और जैसे कि मैंने बताया था, साइंटिफिक ऑफिसर जो आपका वैज्ञानिक अधिकारी फिजिक्स और केमिस्ट्री, इसके लिए भी टेस्ट सीरीज जो है वो आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो नंबर हमारा है 9826 है ना, आपको सो रहा होगा तो उस पर आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो कल हम लोगों ने स्कोप ऑफ फॉरेंसिक बायोलॉजी क्या होता है सबसे पहले ये देखा था, इसका क्या यूज़ है, ठीक है। जैसे कि क्राइम अगर कहीं हो गया है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन में, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक, ह्यूमन आइडेंटिफिकेशन, टॉक्सिकोलॉजी में, ठीक है, एक्सपर्ट विटनेस, जो ये सब टेस्ट, कोर्ट वगैरह, तो ये कल हम लोग पढ़ रहे थे। और यहाँ पर जो है इसमें हम लोग अपराध जांच, क्राइम इन्वेस्टिगेशन तक हम लोगों ने कर लिया था। और इसके बाद आज हमको पढ़ना है, ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी हो गया था ये, और टॉक्सिकोलॉजी आई थिंक है ना, यहाँ पर हम लोग थे। हाँ, वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक भी हमारा कंप्लीट हो गया था। आज हम कुछ प्रिंसिपल भी इसके देख लेंगे, है ना। ह्यूमन आइडेंटिफिकेशन में भी इसका हमने देख लिया था, स्कोप वगैरह, ये स्कोप आई थिंक पूरे हो चुके थे। यहाँ एप्लीकेशन इन टॉक्सिकोलॉजी यानी विश्व विज्ञान में इसका उपयोग है ना, ये हमको करना है स्टार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या है, जो फॉरेंसिक आपका जीव विज्ञान है, बायोलॉजी है, उसका यूज किसमें, विश्व विज्ञान है ना, उसमें भी किया जाता है। टॉक्सिकोलॉजी जो है इसमें भी किया जा रहा है। और किस प्रकार से, तो देखते हैं। जैसे कि विश्व विज्ञान में जो जैविक नमूने होते हैं, जो भी सैंपल मिले हैं, ठीक है, किसी घटना स्थल से, तो बायोलॉजिकल सैंपल का क्या करते हैं, परीक्षण करते हैं। और फिर ये देखा जाता है कि ये जो है किसी व्यक्ति के बॉडी में अगर कोई विष पॉइजन है या कोई नशीला पदार्थ तो नहीं है, ठीक है, या शराब की उपस्थिति वगैरह, इसका पता लगाया जाता है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उपरोक्त में से किस कारण से हुई है ना, ये सब पता लगाया जाता है, ठीक है। या फिर कभी कभी क्या होता है, कुछ एथलीट्स वगैरह भी होते हैं, वो कुछ ऐसे पदार्थ का सेवन करते हैं ना। चलिए, तो इसमें क्या है, जैसे कभी हत्या हो गई किसी की, है ना, मर्डर हो गया है, इन केस ऑफ मर्डर, सुसाइड, एक्सीडेंट, ये सब। तो आत्महत्या या हत्या किसी की हो गई है, या कोई दुर्घटना हो गई, या किसी की संदिग्ध मृत्यु हो गई है, ठीक है। ऐसे में क्या है, ब्लड जो है, उसका यूरिन, उसका सलाइवा, और उसके जो स्टमक में जो भी है, ठीक है, कंटेन है, साथ ही उसके जो है हेयर टिश्यू इत्यादि का टेस्ट करके जो है विषैले पदार्थों की पहचान की जाती है कि भाई उसकी मृत्यु जो है किसी पॉइजन के कारण तो नहीं हुई है ना। इससे क्या है, मृत्यु के कारणों का निर्धारण करने में सहायता मिलती है। तो अगर किसी पॉइजन से मृत्यु हुई है तो हम उस तक पहुंच सकते हैं ना। ड्रग और शराब की जांच में फॉरेंसिक जीव विज्ञान यानी फॉरेंसिक बायोलॉजी जो है, इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ओके, चलिए, तो ये हमने देखा कि इसका जो है विश्व विज्ञान में किस तरीके से उपयोग है। इसी तरीके से जैसे मान लीजिए कि सड़क दुर्घटना हो गई, रोड एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, सड़क दुर्घटनाओं, खेल प्रतियोगिताओं, अपराधों में यह परीक्षण किया जाता है कि संबंधित व्यक्ति नशीले पदार्थों या शराब के प्रभाव में, तो मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया है ना, कभी कभी क्या होता है, किसी दूसरे की गलती होती है, तो कभी कभी हमारी खुद की गलती, हम खुद भी नशे में होते हैं और दूसरा भी नशे में होता है। तो ये जो है इन सब का टेस्ट किया जाता है ना, ब्लड में कहीं ये सब जो है नशीले पदार्थ या कोई ड्रग वगैरह आपने तो नहीं ली रखी है, तो ये आधुनिक उपकरणों एवं जैव रासायनिक तकनीकों द्वारा अत्यधिक कम मात्रा में उपस्थित विषयों, मतलब नई नई जो आजकल टेक्निक्स हैं उनके द्वारा, अगर बहुत कम मात्रा में भी, ठीक है, आपके पास आपके बॉडी में जो है बहुत ही कम मात्रा उपस्थित है, ठीक है, पॉइजन की, तो उसका भी पता लगाया जा, किसी भी विष की, है ना, उसका भी पता लगाया जा सकता है, ठीक। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को स्लो पॉइजन दिया जा रहा था, है ना, और उससे उसकी मृत्यु बाद में हो जाती है, तो इसका भी पता लगाया जा सकता है। तो फॉरेंसिक जो क्या है आपका टॉक्सिकोलॉजी है, ठीक है, इसमें क्या है, न्यायालय को वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध कराता है, ठीक है, इसके लिए यूज है। साथ ही अगर कोई अपराध हो जाता है, क्राइम हो जाता है, तो अपराध के वास्तविक कारणों को स्पष्ट करने में भी ये सहायक होता है, ठीक है। तो ये इसका क्या है, रोल है। इसी तरीके से अगला जो है वो क्या है, एक्सपर्ट टेस्टमोनी इन कोर्ट, यानी कि न्यायालय में विशेषज्ञ की गवाही, है ना। इसमें किस तरीके से इसका रोल है देखते हैं। तो फॉरेंसिक जो बायोलॉजी है, ये न्यायालय में विशेषज्ञ जो साक्षी यानी एक्सपर्ट जो विटनेस है,
उसके रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, कौन निभाते हैं? फॉरेंसिक वैज्ञानिक निभाते हैं, है ना, साइंटिस्ट निभाते हैं। ठीक, किसके रूप में? एक्सपर्ट विटनेस के रूप में। ठीक है, साथ ही वैज्ञानिक जो अधिकारी हैं इनके द्वारा जो रिपोर्ट तैयार की जाती है ना, तैयार की गई जो रिपोर्ट है उसको केवल प्रयोगशाला तक ही सीमित नहीं रखा जाता, लेबोरेटरी तक ही वो नहीं रहती सीमित, बल्कि उसे न्यायालय कोर्ट में जो है वो उसको प्रस्तुत कर वैज्ञानिक रूप से समझाना भी जरूरी होता है कि भाई किस किस कारण से जो है वो जो घटना हुई है तो उसमें किसका रोल रहा है ना, तो ये सब कोई भी से जो पॉइजन है उससे संबंधित है या अन्य कारण है, ये सब विशेषज्ञ जो है वो साक्षी का जो विटनेस है उसका क्या, विशेषज्ञ साक्षी का कार्य न्यायालय को ये समझाना होता है कि जैविक जो साक्ष्य है, एविडेंस है, वो किस प्रकार उसको कलेक्ट किया गया, किस स्थल घटना स्थल से उसको कलेक्ट किया गया, उनका परीक्षण फिर कैसे किया गया और रिजल्ट क्या है ना, ये सब उसको न्यायालय में बताना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए एक एग्जाम्पल दे रखा है कि डीएनए परीक्षण, डीएनए जो है रिपोर्ट है उसमें उसकी अगर बात करें, है ना, तो इसमें क्या है, ब्लड ग्रुप जो है रक्त समूह परीक्षण, ठीक है, अथवा जो विश्व विज्ञान रिपोर्ट जो है उसको वैज्ञानिक अधिकारी द्वारा न्यायालय में स्पष्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट हो गई, जैसे डीएनए टेस्ट से रिलेटेड है या ब्लड ग्रुप से संबंधित है या जो टॉक्सिको विश्व विज्ञान रिपोर्ट है उसको वैज्ञानिक अधिकारी जो होता है वो न्यायालय में क्या करता है, उसको बताता है उसके बारे में। और जो विशेषज्ञ एक्सपर्ट है वो क्या, गवाही, एक्सपर्ट की गवाही भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। एक्सपर्ट की गवाही पूर्णतः निष्पक्ष होनी चाहिए, तथ्यात्मक होनी चाहिए, वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिए, क्योंकि पूरा केस ही उलट जाता है ना, तो ये भी बहुत मायने रखता है। साथ ही न्यायालय वैज्ञानिक साक्ष्यों को अत्यधिक महत्व देता है। किसको महत्व देता है? जो वैज्ञानिक साक्ष्य होते हैं उनको बहुत महत्व देता है, क्योंकि वे प्रत्यक्षदर्शियों की तुलना में अधिक विश्वसनीय होते हैं। आंखों देखा है ना, कुछ गलत हो सकता है लेकिन इनकी रिपोर्ट जो है वो सही होती है ना, तो वैज्ञानिक साक्ष्यों को अत्यधिक महत्व दिया जाता है, क्योंकि हम जो आंखों से दिखाई दे रहा है कि भाई क्राइम हो गया, वहां चाकू रखा हुआ है, ठीक है, किसी के व्यक्ति के हाथ में खुद चाकू वो पकड़े है या बंदूक पकड़े है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसने अपने आप ही सुसाइड करा है ना, किसी ने उसको मार के भी तो हाथ में रख सकता है। तो ये सब है, जो आपको दिख रहा है वो रियल नहीं होता है ना, तो ये इसका मतलब ये है। क्या है, कई मामलों में फॉरेंसिक विशेषज्ञ की गवाही जो है वो अपराधी को दोषी सिद्ध करने या निर्दोष साबित करने में भी महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है ना, क्योंकि किस तरीके से जो है, मान लीजिए किसी को अगर खुद कोई अपने आप को सुसाइड करेगा तो जो है, या फिर कोई दूसरा उसको मार रहा है तो जो है बंदूक जो उसकी गोली लगेगी उसकी क्या स्थिति, इस तरीके से ये सब मायने रखता है। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रमुख कार्य क्षेत्रों का, जो भी हमने पढ़ा उसके बारे में समरी देख लेते हैं। जैसे कि क्राइम इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड जो अगर जो है कार्य क्षेत्र, उसमें क्या है कि ब्लड है ना, उसके हेयर है, सीमन है, सलाइवा है, ये सब जो है इनसे इनको लिया जाता है और फिर क्या करते हैं, डीएनए विश्लेषण और अपराध की पुनर्संरचना से संबंधित होते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है ये किसमें संबंधित है, जो पितृत्व विवाद है, पारिवारिक पहचान, ठीक है, उसमें महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि सबका डीएनए पैटर्न जो है वो क्या होता है, यूनिक, अलग होता है। ओके, नेक्स्ट जो है वो क्या है, अगला वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक जो है, तो ये इसमें क्या है, मान लीजिए कोई एनिमल है, उसके बाल, अस्थियां, बोन्स, दांत, सींग वगैरह जो है, उसकी स्किन है ना, इससे किसी पर्टिकुलर स्पीसीज को पहचान सकते हैं। साथ ही ह्यूमन आइडेंटिफिकेशन में मान लीजिए कहीं कोई विस्फोट हो गया, कोई क्राइम हो गया, बड़ी संख्या में लोग मर गए है ना, तो उनकी जो है चेहरे भी क्षति, उनको भी क्षति पहुंची है, उनकी बॉडी को क्षति पहुंची है, तो हम पहचान नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे में क्या है, ह्यूमन इन्वेस्टिगेशन में भी ये जो है जो ब्रांच है इसकी साइंस की, ये साइट सिद्ध होती है। इसमें क्या है, विकृत जले शवों की पहचान, है ना, अस्थि यानी बोन्स और जो दांत वगैरह है उनसे हम पता लगा सकते हैं कि ये फीमेल का है, जो स्केलेटन है मेल का है ना, और सामूहिक आपदाओं में भी उपयोगी होती है। नेक्स्ट क्या है, टॉक्सिकोलॉजी, हमने देखा इसमें नशीले पदार्थ जो है ब्लड में तो नहीं है, साथ ही कोई विष वगैरह जो है ये टिश्यू में तो नहीं पहुंच चुका है, या मूत्र या फिर ब्लड, इसको लेकर इसकी जांच की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है न्यायालय में गवाही, कोर्ट जो है उसमें गवाही, तो इसमें क्या होता है, जो रिपोर्ट तैयार की जाती है उसको प्रेजेंट किया जाता है और विशेषज्ञ जो होते हैं वो क्या करते हैं, उसका निष्पक्ष विश्लेषण, है ना, साक्षी के रूप में। नेक्स्ट देखते हैं कि फॉरेंसिक जीव विज्ञान के मूल सिद्धांत, है ना, कौन कौन से प्रिंसिपल होते हैं। फॉरेंसिक जो आपका बायोलॉजी है इसके कुछ प्रिंसिपल होते हैं, जैसे सबसे पहले आपको पढ़ना है कि लोकार्ड विनमय प्रिंसिपल, है ना, लोकार्ड विनमय प्रिंसिपल सिद्धांत देखेंगे।
सेकेंड हम देखेंगे व्यक्तिगत विशिष्टता सिद्धांत, ठीक है। थर्ड देखेंगे क्या, तुलना सिद्धांत। चौथा देखेंगे वैज्ञानिक सत्यापन सिद्धांत। लास्ट जो है चेन ऑफ कस्टडी, है ना। ये केन लिखा है, केन नहीं होता है, चेन ऑफ कस्टडी होता है। तो इसको मैं जूम करती हूँ अगर हो जाए तो, ठीक। तो अब आपको क्लियर दिख रहा होगा ना। तो कितने सिद्धांत यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, ठीक है। ये कुछ सिद्धांत है। पहला जो सिद्धांत है जिसे लोकार्ड विनमय सिद्धांत बोलते हैं। सेकंड जो प्रिंसिपल है उसे हम क्या बोलते हैं, व्यक्तिगत विशिष्टता सिद्धांत बोलते हैं, ठीक है। फिर तुलना, कंपैरिजन से रिलेटेड तुलना सिद्धांत है। अगला सिद्धांत है वैज्ञानिक सत्यापन सिद्धांत। लास्ट जो है आपका वो है चेन ऑफ कस्टडी, ठीक है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। अब इसको एक एक करके थियोरिटिकल भी देखेंगे, पहले इधर देख लेते हैं। तो लोकार्ड विनमय थ्योरी जो प्रिंसिपल ये क्या कहता है कि जब भी कोई व्यक्ति जो है कुछ भी क्राइम करता है तो कुछ ना कुछ तो छोड़ ही जाता है ना। तो हर संपर्क कुछ ना कुछ अवश्य छोड़ता है। शॉर्ट में क्या कह सकते हैं कि हर संपर्क कुछ ना कुछ क्या करता है, अवश्य छोड़ता है ना। जीवित साक्ष्यों का क्या होता है, आदान प्रदान, यानी कि इसमें क्या है, हर संपर्क कुछ ना कुछ अवश्य छोड़ता है, याद रखना। यानी कि आप जब भी कोई क्राइम करेंगे, आपके द्वारा कुछ भी कार्य किया जाता है तो सबूत तो मिल ही जाते हैं, है ना। इसी से अपराधी की जो है हम पहचान करते हैं और उसको पकड़ लेते हैं। पहला जो है सिद्धांत लोकार्ड विनमय सिद्धांत है। सेकंड क्या है, व्यक्तिगत विशिष्टता सिद्धांत। और ये सिद्धांत क्या कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति जैविक रूप से अद्वितीय होता है, यानी डीएनए सीक्वेंस, है ना। तो प्रत्येक व्यक्ति क्या है, जैविक रूप से यूनिक, अद्वितीय होता है, याद रखना, ठीक। नेक्स्ट जो है वो तुलना सिद्धांत है। ये क्या कहता है, ये सिद्धांत कहता है कि अज्ञात नमूनों की तुलना ज्ञात नमूनों से करते हैं। यानी कि जो भी हमने सैंपल लिए हैं, हमको नहीं पता कि ये किसका है, फिर उसको हम जो है कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। जो भी हमारे पास अज्ञात नमूने होते हैं तो उनसे, तो तुलना सिद्धांत है। फिर देखते हैं कि जो भी कोई संदिग्ध व्यक्ति है, ये अपराध स्थल है मान लीजिए, है ना, इससे हमको कुछ भी ब्लड प्राप्त हुआ, फिर हमको ये लग रहा है कि भाई ये व्यक्ति जो है, ये इस पर हमको शक हो रहा है, तो इससे फिर हम लेंगे सैंपल, है ना। और फिर ये अपराध स्थल पर जो मिला है, दोनों का क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। और फिर हम पता लगाएंगे कि अगर दोनों का मैच हो रहा है कि भाई यही अपराधी है। तो अज्ञात नमूनों की तुलना ज्ञात नमूनों से की जाती है, तो उसे तुलना सिद्धांत कहते हैं, है ना। इसके साथ साथ क्या है, वैज्ञानिक सत्यापन। जैसे मान लीजिए कहीं पर कोई क्राइम हो गया, ठीक है, और हमने देखा, आपने देखा होगा ना कि आप कुछ भी ले लीजिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसको आप इस तरीके से डायरेक्ट बोलेंगे कि हमें आपका सैंपल चाहिए, आपका ये ब्लड चाहिए, ठीक है। तो हम किसी पे इस तरीके से जो है नहीं कर सकते। हम क्या, मान लो जो किसी पे शक हो रहा है, कोई आदतन अपराधी है मान लीजिए, ठीक है, या शक के बेस पर हम किसी की जांच कर नहीं सकते हैं ना। तो ये सब जो है, जिस पर आपको शक है, संदिग्ध व्यक्ति, उसका सैंपल लेंगे और फिर उसका हम क्या करेंगे, उससे मिलान करेंगे। अगर मिलान हो जाता है तो वो संदिग्ध ही अपराधी है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, वैज्ञानिक सत्यापन सिद्धांत। ये क्या कहता है कि प्रत्येक परीक्षण पुनरावर्त, पुनरुत्पादित एवं मानकीकृत होता है, ठीक है। यानी कि प्रत्येक परीक्षण जो है वो कैसा होता है, स्टैंडर्डाइज होता है, ओके, होना चाहिए। नेक्स्ट है चेन ऑफ कस्टडी। ये सिद्धांत क्या कहता है कि चेन ऑफ कस्टडी मतलब है कि जो भी सैंपल घटना स्थल से एकत्रित किया गया, वो जहां जहां, ठीक है, जिस जिस तरह से गया आगे, तो उसमें सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए, बस यही बताता है, ठीक है। यानी कि संग्रहण से न्यायालय तक साक्ष्य की अभिरक्षा का निरंतर रिकॉर्ड होना चाहिए, है ना। कहाँ से, जहां से उसको लिया गया है, और वहां से जहां से लेने के बाद फिर वो न्यायालय तक गया है साक्ष्य, है ना, प्रॉपर उसका क्या होना चाहिए, उसका रिकॉर्ड होना चाहिए, याद रखना। उसको प्रॉपर अपन ने भंडारित किया, टूट फूट तो नहीं हुई है किसी तरीके की, है ना। संग्रहण करता है, जैसे इंस्पेक्टर है, उसने उसको सील बंद कर दिया, उसके बाद जो है साइंटिस्ट के पास गया, फिर जांच वगैरह हुई, रिपोर्ट आई, न्यायालय में गवाही हुई, और ये जो है एक पूरी चेन, है ना। तो याद रखना। इसको हम एक एक करके थोड़ा थ्योरी में देख लेते हैं। तो फॉरेंसिक जो बायोलॉजी है वो वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। किस पर आधारित है, वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित एक अत्यंत महत्वपूर्ण, मतलब इसको बोल सकते हैं कि बायोलॉजी की एक ब्रांच है, और जो वैज्ञानिक सिद्धांतों पर कार्य करती है। इसमें क्या होता है, अपराध स्थल, यानी कि जहां पर भी कोई क्राइम हुआ है वो साइट, है ना, अपराध स्थल से प्राप्त जो हमने साक्ष्य लिए हैं, ठीक है, क्या लिए हैं, साक्ष्य लिए हैं, उनका विश्लेषण करके सत्य तक पहुंचा जाता है, ठीक है। यानी कि क्या है, फॉरेंसिक बायोलॉजी इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट ब्रांच बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल to which the truth in reached by the analyzing biological evidence obtained from the crime scene, है ना। मतलब जहां पर भी क्राइम हुआ है वहां से हम बायोलॉजिकल
क्या लेते हैं, एविडेंस लेते हैं, और फिर हम जो सही है वहां तक पहुंचते हैं और जो क्रिमिनल है उसको सजा दिलाते हैं, है ना। अब क्या है, किसी भी फॉरेंसिक वैज्ञानिक अधिकारी जो है उसके लिए इन मूल सिद्धांतों की गहरी समझ बहुत जरूरी है कि भाई सिद्धांत होते क्या है, इसलिए आपको ये पढ़ने हैं, है ना। क्योंकि ये सिद्धांत जो है वो क्या है, जो एविडेंस है उनकी विश्वसनीयता, उनके परीक्षण की शुद्धता और न्यायालय में उनकी स्वीकार्यता को सुनिश्चित करते हैं। यानी कि किसको सुनिश्चित करते हैं, एक्यूरेसी ऑफ टेस्टिंग एंड देयर असेंबिलिटी इन द कोर्ट ऑफ लॉ, है ना। वेरी जो प्रिंसिपल है आर इंश्योर, ठीक है, इंश्योर द रिलायबिलिटी ऑफ एविडेंस, एक्यूरेसी ऑफ टेस्टिंग एंड देयर, ठीक है, एडमिसिबली इन द कोर्ट ऑफ लॉ, है ना, एडमिसिबिलिटी इन द कोर्ट ऑफ लॉ, याद रखना। अब क्या है, इसमें कुछ सिद्धांत है, सिद्धांत क्या क्या है। सबसे पहला जो सिद्धांत है उसे हम बोलते हैं लोकार्ड एक्सचेंज प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं, लोकार्ड एक्सचेंज प्रिंसिपल। पहला जो सिद्धांत होता है उसे हम क्या बोलते हैं, लोकार्ड एक्सचेंज प्रिंसिपल। अब ये जो सिद्धांत है ये क्या कहता है कि हर कोई जो है कुछ ना, सर चलिए, तो इसके कुछ सिद्धांत है। पहला क्या है, लोकार्ड जो एक्सचेंज प्रिंसिपल, है ना। अब ये प्रिंसिपल जो है इसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो ये वही है कि जब भी कुछ क्राइम होता है तो हमको कुछ ना कुछ तो वो सबूत मिल ही जाते हैं, उससे रिलेटेड है, ठीक है। ये सिद्धांत क्या है, फॉरेंसिक जो बायोलॉजी विज्ञान है, साइंस का एक आधारभूत और महत्वपूर्ण सिद्धांत इसको बोलते हैं। इसे एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे एडमोंड लॉकार्ड, उन्होंने इसको बारे में बताया था, इसलिए इसे लॉकार्ड प्रिंसिपल भी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहता है ये प्रिंसिपल कि हर संपर्क कुछ ना कुछ अवश्य छोड़ता है ना। पहला सिद्धांत क्या कहता है कि हर संपर्क कुछ ना कुछ अवश्य छोड़ता है ना, एवरी कॉन्टेक्ट लीव्स अ ट्रेस, ओके। अर्थात क्या बोल सकते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति के संपर्क में आता है ना, तब दोनों के बीच पदार्थों का एक्सचेंज अवश्य ही होता है। कुछ ना कुछ तो तुम वहां छोड़ के जाओगे जिससे तुम पकड़े जाओगे, भले ही तुम कितने सातुर क्या क्यों ना हो, है ना, कितने भी सातिर दिमाग क्यों ना हो, क्रिमिनल तो पकड़ा ही जाता है? बस, चलो, तो यही है। तो क्या है, विच मीन क्या है, जब कोई व्यक्ति किसी के भी संपर्क में आता है तो कुछ एक्सचेंज होता है जिससे कि उसके सबूत वहां आते हैं और फिर वो पकड़ा जाता है। तो फॉरेंसिक बायोलॉजी में ये सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि अपराधी अपराध स्थल पर अनजाने में अनेक साक्ष्य हैं, बायोलॉजिकल एविडेंस हैं, जैविक साक्ष्य हैं, उन्हें छोड़ जाता है। उसको पता नहीं होता है, बहुत सफाई से काम करता है ना कि भाई कुछ भी ना छूटे, कुछ भी ना छूटे, लेकिन कभी ना कहीं कुछ ना कुछ तो छूट ही जाता है। जैसे कि हेयर, ठीक है, जैसे कि रक्त, जैसे कि सलाइवा, स्किन, है ना। जैसे कि मान लीजिए किसी को मारने जा रहे हैं, छीना झपटी हुई, उसने आपके स्किन को पकड़ लिया, आप किसी को मारोगे तो कोई पकड़ तो लेगा ना बुरी तरीके से, तो उसके नाखून में आपकी स्किन वगैरह कुछ भी आ गई, या आपको पकड़ा उसने, बाल एक दो ही आ गए उसका आपके उसके हाथ में आपके, है ना। तो ये साथ ही सीमेंट, है ना, नाखून वगैरह, तो ओवरऑल मान लीजिए कुछ आपका टूट के गिर पड़ा, तो ये जो है कुछ ना कुछ तो आपका मिल ही जाता है, जिससे कि अगर कोई क्राइम किया है तो पहुंच ही जाएगी पुलिस आप तक, ठीक। नेक्स्ट क्या है, इसी प्रकार अपराध स्थल की धूल, मिट्टी, पौधे के कण, है ना, साथ ही फाइबर या सूक्ष्म पदार्थ अपराधी के शरीर, कपड़ों पर भी चले जाते हैं, है ना। जहां पर भी कुछ क्राइम हुआ है उससे रिलेटेड XYZ कुछ भी है वो उस पर पहुंच जाता है और उसका जो है अपराध वहां पर हुआ है, क्राइम हुआ है, वहां पर रह जाता है, ठीक। जैसे कि यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति द्वारा हत्या की जाती है,
ठीक है, किसी व्यक्ति की हत्या की गई, मर्डर किया गया, तो संघर्ष होता है भाई। किसी को तुम मारोगे तो कोई ऐसे तो नहीं बोलेगा आ भाई मुझे मार, आ भाई मुझे मार, मैं तो तैयार हूं मरने के लिए, मुझे मार ले, है ना, ऐसा तो नहीं होता ना। तो संघर्ष होता है और संघर्ष के दौरान पीड़ित के शरीर से ब्लड, स्किन जो है, सेल वगैरह, ठीक है, उसके अपराधी के कपड़ों पर स्थानांतरित तो हो ही जाते हैं, है ना, क्या हो जाते हैं, हो ही जाते हैं। इसी प्रकार अपराधी जो है, क्रिमिनल जो है, उसके बाल, ठीक है, उंगलियों के निशान जो है, जहां पर घटना घटी है, कोई अपराध हुआ है, वहां पर पहुंच जा रह जाते हैं, ठीक। और क्या है, इन सूक्ष्म साक्ष्यों को ही फिर वैज्ञानिक अधिकारी जो है, अधिकारी क्या करते हैं, ऑफिसर एकत्रित करते हैं, संग्रहित करते हैं, और फिर जो है क्या है, अपराधी और अपराध स्थल जहां पर अपराध हुआ है उसके बीच संबंध स्थापित करते हैं, ठीक, कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, इसका इससे संबंध है, ये क्राइम अपराधी के द्वारा किस तरीके से किया गया होगा, है ना। चलिए, ये जो सिद्धांत है वो क्या है, अपराध स्थल के निरीक्षण, क्राइम सीन्स इन्वेस्टिगेशन की नींव होता है सिद्धांत, कि भाई इन्वेस्टिगेशन की आधार इसे बोल सकते हैं। इसलिए फॉरेंसिक जो वैज्ञानिक होते हैं वो साक्ष्य संग्रहण के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतते हैं, ना, कि भाई जो एविडेंस प्रमाण है वो नष्ट ना हो जाए, उनको अच्छे से कलेक्ट करना चाहिए, सुरक्षित रखना चाहिए, है ना, ग्लव्स पहनते हैं ताकि किसी प्रकार का कंटामिनेशन ना हो, है ना, वो खराब ना हो जाए, ठीक। पहला जो है लॉकहार्ट एक्सचेंज प्रिंसिपल देख लिया हमने, सिंपल है, हर व्यक्ति जब भी कुछ करता है तो कुछ ना कुछ छोड़ ही देता है ना, तो ये जिससे वो पकड़ में आ जाए। नेक्स्ट देखते हैं, सिंपल है प्रिंसिपल, है ना, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्या है प्रिंसिपल, व्यक्तिगत विशिष्टता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल यूनिकनेस, है ना। व्यक्तिगत विशिष्टता का सिद्धांत क्या है कि भाई ऐसा नहीं ना कि सबका डीएनए क्रिमिनल्स का जो है वो अलग ही होगा, सबका यूनिक होता है। तो इसमें क्या है, इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग प्रत्येक व्यक्ति जैविक रूप से यूनिक होता है ना, इसीलिए पकड़ में आ जाता है। विशेष रूप से प्रत्येक व्यक्ति का डीएनए सीक्वेंस जो है वो अलग होता है, इसलिए डीएनए को व्यक्ति की क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल आइडेंटिटी, है ना, जैविक पहचान माना जाता है। केवल आइडेंटिकल ट्विन्स जो होते हैं ना उसमें लगभग डीएनए इक्वल लगभग होता है ना, लगभग डीएनए इक्वल हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं फॉरेंसिक बायोलॉजी जो है, इसमें ये सिद्धांत जो है आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बेस बनाता है ना, क्योंकि यूनिक डीएनए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बेस यही है। अब मान लीजिए कोई घटना घटी किसी जगह पर, है ना, अपराध स्थल से कुछ भी हमको एविडेंस मिले, जैसे कि ब्लड है, हेयर है, सलाइवा, सीमन, ठीक है, या अन्य सैंपल जो भी आपने लिया है, उससे फिर डीएनए जो है लेकर फिर उसकी तुलना किसी ऐसा व्यक्ति जिस पर शक हो रहा है उसके डीएनए से की जाती है, ठीक। और यदि दोनों सैंपल क्या कर जाते हैं, मेल कर जाते हैं, मैचिंग हो गई तो गए तुम अंदर, तो आप नहीं अपराधी, है ना, आप तो अच्छे, तो अपराधी की पहचान वैज्ञानिक रूप से स्थापित हो जाती है। तो ये सेकंड प्रिंसिपल हो गया, है ना। तो ये सिद्धांत क्या है, केवल अपराध सिर्फ अपराधियों को पकड़ने के लिए भी नहीं है, बल्कि क्या है भाई, तुम कौन किसका बेटा है, कौन किसका पुत्र है ना, एक महिला है उसका एक बेटा है, अब वो कह रही है कि ये मेरे बच्चे के बाप है, पिता है ना, अब वो पिताजी बोल रहे हैं नहीं ये बेटा मेरा नहीं है ना, ये बेटा मेरा नहीं है, तो इसका भी जांच हो जाएगी, है ना। तो पैरेंटली टेस्टिंग, पितृत्व परीक्षण, पारिवारिक पहचान, लापता व्यक्तियों की पहचान, आपदाओं में मृतकों की पहचान इत्यादि में उपयोगी होती है, ठीक है, याद रखना। और एक अधिकारी जो है उसके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि वह डीएनए एनालिसिस की टेक्निक्स विभिन्न प्रकार की, जैसे पीसीआर, एसटीआर एनालिसिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसके बारे में उसे अच्छी जानकारी होना चाहिए, और आप लोग भी इसको पढ़ेंगे आगे की यूनिटों में। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कंपैरिजन, तुलना सिद्धांत। अब तुलना सिद्धांत क्या कहलाता है, ठीक है, दो सिद्धांत हो गए हमारे। तुलना कंपैरिजन सिद्धांत ये क्या कहता है कि ये जो है इसमें हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं, जो सैंपल है उनकी तुलना की जाती है, इसलिए तुलना का कंपैरिजन जो है प्रिंसिपल या थ्योरी बोलते हैं। इसमें क्या है, मान लीजिए कोई भी क्राइम जहां हुआ है, अपराध स्थल है, उससे हम क्या लेते हैं, एविडेंस लेते हैं, ठीक है, उनको जैविक साक्ष्य सामान्यता जो प्राप्त हुए हैं, जबकि संदिग्ध व्यक्ति या पीड़ित से प्राप्त जो नमूने होते हैं उन्हें नॉन सैंपल कहलाते हैं, जिसको हमने लिया, ठीक है। क्वेश्चनाइज सैंपल जिसके बारे में कुछ नहीं पता, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं ना, जब कुछ नहीं पता रहता है, तो यही क्वेश्चनाइज।
ठीक है, क्वेश्चन एंड सैंपल। एंड सेकंड जो है किसी संदिग्ध जिसके बारे में शक है या पीड़ित व्यक्ति जो है उससे हमें प्राप्त हुए है ना, तो वो नॉन सैंपल कहलाते हैं। अब जो ऑफिसर्स होते हैं वो इन दोनों सैंपल की क्या करते हैं, तुलना करते हैं और देखते हैं भाई कि दोनों एक ही हैं या अलग अलग है ना। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। यदि अपराध स्थल है वहां से ब्लड प्राप्त हुआ है, ब्लड का सैंपल प्राप्त हुआ है, तो उसकी तुलना किसी जिस पर भी शक है उससे ब्लड लेकर की जाती है। और इसी प्रकार हेयर डीएनए प्रोफाइल जो है ये सब जो है आपका इससे तुलना की जाए। ठीक है, तो ये जो सिद्धांत है उस वो क्या है, इस बात पर आधारित है कि तुलना की किसी भी साक्ष्य मतलब तुलना के बिना जो है किसी भी साक्ष्य का वैज्ञानिक महत्व जो है वो नहीं है सीमित होता। हम कैसे बता सकते हैं कि ये किसका ब्लड है, किसके एआर है ना। चलिए, तो ये आपका सेकंड जो है प्रिंसिपल हो गया। थर्ड प्रिंसिपल नेक्स्ट जो है वैज्ञानिक सत्यापन सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक वेरिफिकेशन। ठीक है, अब ये वैज्ञानिक सत्यापन सिद्धांत भाई क्या कहता है, ये कहता है कोई भी चीज हम ऐसे थोड़ी ना मान लेंगे कि भाई ये तुम्हारा सैंपल है, कोई वैज्ञानिक प्रूफ है ना होना चाहिए, सत्यापन सिद्धांत। तो बस यही है। इसमें क्या है, प्रत्येक निष्कर्ष का वैज्ञानिक परीक्षणों द्वारा सत्यापन आवश्यक होता है। जिस पर भी आप पहुंच रहे हैं वो साइंटिफिक प्रूफ होने चाहिए, वेरीफाई होने चाहिए, है ना। कोई भी परिणाम केवल अनुमान के बेस पर ही जो है वो नहीं निकाला जा सकता कि हमने कह दिया कि लग रहा है कि इसी ने मारा है ना तो यही क्रिमिनल होगा, ऐसा नहीं हो सकता ना जब तक आपने प्रूफ नहीं किया। तो बस यही है, इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग क्या है, प्रत्येक परीक्षण जो है रिपीटेबल एवं जो है रिप्रोडक्टिबल होना चाहिए, पुनरुत्पादित होना चाहिए। अर्थात यदि वही परीक्षण पुनः किया जाए और रिजल्ट फिर से प्राप्त हो तो सही है ना। इसमें क्या होते हैं, जो ऑफिसर्स होते हैं वो लेबोरेटरी में विभिन्न स्टैंडर्डाइज टेक्निक्स जो है उनका यूज करते हैं, जैसे कि डीएनए एनालिसिस जो है, ठीक है, साथ ही सीरोलॉजिकल टेस्ट, माइक्रोस्कोपी, बायोकेमिकल टेस्ट वगैरह। और फिर क्या देखते हैं, रिजल्ट देखते हैं, है ना। और परीक्षणों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस जो प्रक्रियाएं होती हैं उसका भी इसमें पालन किया जाता है। और रिजल्ट एक ही आ रहा है तो बस ठीक है, जाओ पकड़ लो अपराधी। यदि किसी परीक्षण का परिणाम मान लीजिए संदिग्ध हो, है ना, अलग आ रहा हो, तो फिर उसे दोबारा करके देखा जाता है। एक ही पे भरोसा नहीं कर लिया जाता है ना, कई सारे, तो उसको फिर हम फिर से करके देखते हैं। और यही जो सब कुछ है न्यायालय में फॉरेंसिक साक्ष्यों की विश्वसनीयता को मजबूती बनाती है कि भाई सारे टेस्ट कर लिए, सबका रिजल्ट तो यही आ रहा है तो बस यही अपराधी है। अगला क्या है, चेन ऑफ कस्टडी, मतलब जो साक्ष्य थे जहां से गए फिर उनका टेस्ट हुआ उसके बाद रिपोर्ट जो तैयार हुई सबका एक रिकॉर्ड होना चाहिए, है ना। किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए। तो चेन ऑफ कस्टडी क्या कहता है, इसका अर्थ क्या है, जो एविडेंस लिए हैं उसके संग्रहण से लेकर न्यायालय कोर्ट में प्रस्तुत किए जाने तक उसकी संपूर्ण कस्टडी एवं रिकॉर्ड का रख रखाव मतलब प्रॉपर होना चाहिए। किसी भी स्तर पर कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए, है ना। जो सैंपल लिया उसके बाद उसका टेस्ट, फिर उसका जो भी कस्टडी में वो सैंपल रहा, फिर रिकॉर्ड पूरा मेंटेन होना चाहिए, है ना। इस प्रक्रिया में क्या दर्ज किया जाता है कि साक्ष्य कितने किसने संग्रहित किया, पूरा उसका लेखा जोखा होता है, किसके द्वारा कलेक्ट किया गया, कब किया गया, कहाँ उसको रखा गया, किसके निगरानी में रखा गया, किसको फिर सौंपा गया, है ना, फिर उसका परीक्षण किसके द्वारा किया गया, ओवरऑल रिजल्ट क्या है, ये पूरा उसमें मेंशन। ठीक है, तो यदि चेन ऑफ कस्टडी में किसी भी प्रकार की त्रुटि हो रही है ना, तो क्या होता है, न्यायालय साक्ष्य की विश्वसनीयता पर प्रश्न क्वेश्चन मार्क उठा सकता है कि भाई ये बीच की स्टेप जो है उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, तो बीच में क्या हुआ है ना उसका आखिर। तो अगर कोई भी स्टेप के बारे में जानकारी मिस होती है तो उसकी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह क्वेश्चन मार्क न्यायालय लगा सकता है। इसलिए अधिकारी को प्रत्येक साक्ष्य पर प्रॉपर लेबलिंग, सीलिंग, डॉक्यूमेंटेशन और उसका प्रॉपर स्टोरेज जो है वो सुनिश्चित करना होता है ना। जैसे कि मान लीजिए एक ब्लड है उसका सैंपल, है ना, ये नमूना किसका, रक्त का, कहाँ से, जहां पर क्राइम हुआ है वहां से लिया गया, ठीक है। और उसका जो समय है जहां कलेक्ट किया गया था उसे प्रॉपर आपको नोट उसमें नोट किया जाता है, पैकेजिंग, परिवहन, ठीक है, उसका परीक्षण का पूरा रिकॉर्ड जो है वो प्रॉपर रखा जाता है ना। और साक्ष्य के साथ किसी प्रकार की इससे ये ज्ञात हो सके कि इसके साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं हुई है, ठीक है, जिससे कि अपराधी जो है उसे सजा और पीड़ित को न्याय मिल सके।
चेन ऑफ कस्टडी में क्या है, न्यायिक प्रक्रिया में साक्ष्य की वैधानिक स्वीकृतता बनाए रखने का आधार है ना, इसकी वैधानिक स्वीकृतता, यानी कि चेन ऑफ कस्टडी इज द बेसिस ऑफ मेंटेनिंग द लीगल एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस इन द जुडिशियल प्रोसेस, ठीक है, याद रखना, एंड इज कंसीडर्ड एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द साइंटिफिक ऑफिसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, जो अधिकारी है उसकी बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी ये हो जाती है, ठीक है। चलिए अब हम देख लेंगे, हमने ये प्रिंसिपल देख लिए कुछ सिद्धांत, अब देख लेंगे फॉरेंसिक जीव विज्ञान में एथिक्स जो है वो क्या मायने रखती है, ठीक है, एथिक्स जो है वो क्या मायने रखती है। चलिए, एथिक्स मतलब होता है आपका नैतिकता, है ना। एक मिनट, पहले पानी पी लेते हैं फिर कंटिन्यू। चलिए अगला हमारा ये चैप्टर 1 ही है आपका, इसमें हम देखेंगे एथिक्स, है, नैतिकता के बारे में, यानी फॉरेंसिक बायोलॉजी एथिक्स, ठीक। तो एथिक्स जो है ये क्या है, इसमें हम क्या देखेंगे, नैतिकता, निष्पक्षता जो है, ठीक है, गोपनीयता, साक्ष्यों की शुद्धता, इसके साथ साथ वैज्ञानिक ईमानदारी और मानवाधिकारों के सम्मान से संबंधित होता है। इसको एक एक करके देखते हैं। तो फॉरेंसिक बायोलॉजी जो है इसमें क्या केवल जो है टेस्ट, है ना, परीक्षण तक ही सीमित नहीं है कि भाई प्रमाण जो है उसको लेने के लिए हमने साक्ष्य इकट्ठे करे सही रिजल्ट के लिए, और जो है टेस्ट वेस्ट हुआ और फिर हमको परीक्षण किया रिजल्ट मिल गए, बस यही अकेला नहीं होता, बल्कि ये गहन नैतिक जिम्मेदारियों से भी जुड़ा होता है इसमें, ठीक है। एथिक्स ये भी काफी मायने रखती है। कैसे, फॉरेंसिक जो ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, उनका कार्य सीधे न्यायिक प्रक्रिया, मानवाधिकारों और समाज के विश्वास से संबंधित होता है। किससे संबंधित है, न्यायिक प्रक्रिया तो है ही है ना, साथ ही मानवाधिकार, इसके साथ साथ समाज, ठीक है, का विश्वास भी बना रहे, कार्य इस तरीके से करें कि भाई न्यायिक प्रक्रिया भी सुचारू रूप से चलती रहे, मानव अधिकारों जो है उनको वो भी मिले जो उनके अधिकार है, साथ ही समाज में विश्वास भी बनाए रखना, है ना, इससे संबंधित होता है। इसलिए प्रत्येक अधिकारी को क्या है, उच्च नैतिक मानक, कुछ जो है एथिक्स, एथिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं, उनका पालन करना जरूरी हो जाता है। किसका पालन, जो स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है, मानक है, एथिकल स्टैंडर्ड्स, उनका पालन जरूरी हो जाता है, ठीक है। देखेंगे क्या क्या किस किस तरीके से, तो जैसे कि फॉरेंसिक लेबोरेटरी है, प्रयोगशाला है, उसमें जैविक साक्ष्य क्या है, अत्यंत संवेदनशील होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, जो रखे आते हैं वहां पर, है, क्योंकि इसमें डीएनए, ब्लड टिश्यू, व्यक्तिगत पहचान, अपराध से जुड़ी गोपनीयता है ना, तो ये सब जो है जानकारियां शामिल होती हैं। इसलिए जो ऑफिसर्स हैं, अधिकारी हैं, उनको क्या है, वैज्ञानिक है, वो नैतिक सिद्धांतों का पालन अगर नहीं करता है तो क्या होता है, वो गलत रिजल्ट दे सकता है और इससे निर्दोष को दंड मिल सकता है, ठीक है, और अपराधी को बच सकते हैं, ठीक। इसलिए क्या है, फॉरेंसिक जीव विज्ञान में नैतिकता, यानी कि बायोलॉजी में जो नैतिकता है, नैतिक न्याय, वैज्ञानिक विश्वसनीयता, है ना, ये क्या है, नैतिकता जो होती है वो न्याय की और वैज्ञानिक विश्वसनीयता की, इसका इसको बेस मानते हैं, क्या मानते हैं, आधारशिला बोलते हैं, है ना। तो बोल सकते हैं कि नैतिकता जो है, एथिक्स क्या है, इन फॉरेंसिक बायोलॉजी में जो एथिक्स है उसे किसकी, जस्टिस की, है ना, किसकी, न्याय की, और साइंटिफिक रिलेबिलिटी, है ना, वैज्ञानिक विश्वसनीयता, इसकी क्या बेस बोल सकते हैं, इसके लिए बहुत जरूरी है, नहीं तो भाई क्रिमिनल्स को सजा नहीं मिलेगी, है ना। चलिए नेक्स्ट जो है वो क्या है, निष्पक्षता। इसी में अगर बात करें हम एथिक्स में, किसके लिए क्या, निष्पक्षता का होना बहुत जरूरी है ना। तो सबसे महत्वपूर्ण नैतिक कर्तव्य जो है वो क्या है, निष्पक्ष रहना, जो सही है उसके साथ जो है कार्य करना। तो वैज्ञानिक अधिकारी जो है उसको किसी भी प्रकार के व्यक्तिगत, राजनीतिक, सामाजिक, भावात्मक प्रभाव से मुक्त होकर किसी का दबाव में नहीं रहना है, हमको सही रिपोर्ट तैयार करवाने में, ठीक है, हमारा जो कार्य है अपने दायित्व का निर्वहन करना है, मुक्त होकर केवल वैज्ञानिक तत्वों के आधार पर ही उसको कार्य करने चाहिए, है ना, किसी के दबाव में नहीं आना चाहिए, निष्पक्षता बनाए रखनी चाहिए।
तो कि भाई जब भी कोई टेस्ट किया होता है तो उसका उद्देश्य यही होता है, इसलिए किया जाता है कि भाई दोषी जो है उसे, जो अपराधी है उसको उसका दंड मिले, और निर्दोष जो है, अगर कोई निर्दोष है ठीक है उसको पकड़ लिया है तो उसको छोड़ दो भाई, है ना। लेकिन कब, जब इनके रिजल्ट आ जाए, बल्कि सत्य का पता लगाना होता है, ठीक है। सिर्फ क्या है, सिर्फ और सिर्फ यही नहीं है कि हम व्यक्ति को दोषी सिद्ध कर दें, बल्कि सत्य तक भी पहुंचे कि आखिर सत्य क्या है। इसलिए अधिकारी को पुलिस, अभियोजन पक्ष, है ना, मीडिया या किसी संस्था के दबाव में आकर निष्कर्ष नहीं देना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए यदि डीएनए टेस्ट है उससे ये सिद्ध होता है, ये प्रूफ होता है कि मान लीजिए जिस पर भी शक था आपको, संदिग्ध जो व्यक्ति है वो अपराध स्थल पर उपस्थित नहीं था, है ना, किससे सिद्ध हो रहा है, डीएनए टेस्ट से। तो जो अधिकारी है, ऑफिसर है, साइंटिफिक, वो वैज्ञानिक को वही परिणाम प्रस्तुत करने चाहिए जो रियल में आए, है ना। चाहे मामला कितना भी सेंसिटिव क्यों ना हो, चाहे किसी भी नेता का प्रेशर क्यों ना हो, या किसी जो है अन्य लोगों का प्रेशर क्यों ना हो, लेकिन जो रियल है उसी को जो है बताना चाहिए। निष्पक्षता बनाए रखनी चाहिए ना, निष्पक्षता न्यायिक प्रणाली की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी होती है। ओके, यदि वैज्ञानिक क्या है, पक्षपातपूर्ण व्यवहार करता है तो क्या है, जो है साक्ष्यों की विश्वसनीयता समाप्त हो सकती है, और जो उद्देश्य था वो नहीं हो, कंप्लीट नहीं हो पाएगा ना। यानी कि जिसके लिए क्या है कि साक्ष्य लिए गए थे, कि भाई साक्ष्य क्यों लिए जाते हैं, कि सही न्याय हो, है ना, लोग सच तक पहुंचे, तो वो कहाँ, वो बंद रहेगा, सच पता ही नहीं पड़ पाएगा किसी को। इसलिए वैज्ञानिक अधिकारी को सदैव तटस्थ और वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, ठीक है, निष्पक्ष, किसी का प्रेशर। नेक्स्ट जो है वो क्या है, गोपनीयता। नेक्स्ट क्या है, गोपनीयता, ठीक है। एक सेकेंड, एक मिनट। तारीख मत चेक करो, आ रही ना, ठीक। ठीक है, अगला क्या है, गोपनीयता, है ना। अब भाई जो भी कुछ है उसको सबको बताना नहीं चाहिए, गोपनीयता बना के रखनी चाहिए, है ना, कार्यों के प्रति। तो इसमें क्या है, ये भी फॉरेंसिक जो बायोलॉजी है इसमें जो भी जानकारी है वो क्या, निजी एवं संवेदनशील होती है ना, गोपनीयता की आवश्यकता होती है। क्या है, डीएनए प्रोफाइल जो है, पितृत्व संबंधी जानकारी, साथ ही अपराध अगर कोई है उससे जुड़ा कोई विवरण है, एवं चिकित्सकीय संबंधी जो डाटा है उसको क्या रखना चाहिए, गोपनीय रखना चाहिए ना, उसको जाकर नहीं, सबको नहीं बताना चाहिए, गोपनीय रखना चाहिए, गोपनीयता बहुत जरूरी हो जाती है, ठीक है। और ये जो है किसकी जिम्मेदारी होती है, ऑफिसर जो है, ठीक है, वैज्ञानिक है, उनकी जिम्मेदारी, अधिकारी की जिम्मेदारी होती है कि गोपनीयता बनाए रखे, है ना। नेक्स्ट क्या है, डीएनए, क्यों, क्योंकि डीएनए किसी व्यक्ति की जैविक पहचान का महत्वपूर्ण स्रोत होता है, ठीक है। इसमें क्या है, व्यक्ति के पारिवारिक संबंध, आनुवंशिक विशेषताएं जो है, अन्य स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां भी निहित होती हैं। और यदि जानकारी जो है वो अनधिकृत व्यक्तियों तक पहुंच गई, मान लीजिए, तो व्यक्ति की निजता, है ना, उसका भी उल्लंघन होगा, तो भाई उसकी निजता जो है उसका उल्लंघन ना हो, इसलिए गोपनीयता बहुत जरूरी होती है। इसलिए लेबोरेटरी में जो भी साक्ष्य है, रिपोर्ट है,
उनको सुरक्षित भंडारण किया जाना चाहिए, है ना, ताकि जो है केवल जो ऑथराइज, तो इसके साथ साथ जो ऑथराइज व्यक्ति है उनको ही जानकारी देनी चाहिए कि भाई जिसको जानकारी देनी चाहिए, है ना, दी जाती है, तो जो उसके लिए है उनको ही देनी चाहिए, हर किसी को नहीं देना चाहिए। वैज्ञानिक अधिकारी को मीडिया और बाहरी व्यक्ति और गैर अधिकृत जो संस्थाएं होती है उनके साथ किसी भी प्रकार की जानकारी को साझा नहीं करना चाहिए, है ना। गोपनीयता बना के रखना ये भी उसका नैतिक दायित्व है ना। चलिए नेक्स्ट जो क्या है, प्योरिटी ऑफ एविडेंस, साक्ष्यों की शुद्धता। ठीक, प्योरिटी ऑफ एविडेंस यानी कि जो साक्ष्य लिए गए हैं उनमें प्योरिटी ये बनाए रखना। तो साक्ष्यों की शुद्धता और अखंडता, है ना, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके लिए ऑफिसर्स को ये सुनिश्चित करना होता है कि जो साक्ष्य एविडेंस हैं उनका कलेक्शन, उनकी पैकेजिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह जो भी कुछ है उस समय किसी के साथ उसके साथ छेड़छाड़ ना की गई हो, है ना, कंटामिनेशन किसी प्रकार का ना हुआ हो, उसको नष्ट ना किया गया हो। ठीक है, तो पैकेजिंग, ट्रांसपोर्ट के समय, कलेक्शन के समय, स्टोरेज के समय जो है किसी तरीके से उसको नुकसान ना हो, ठीक है, कंटामिनेशन ना हो, ध्यान रखना है। और यदि साक्ष्य जो है वो खराब हो जाते हैं, दूषित हो जाते हैं या गलत तरीके से लिए गए हैं तो उसके रिजल्ट भी प्रभावित हो सकते हैं, और जो रिजल्ट है वो गलत आएंगे तो भाई न्याय नहीं होगा, है ना। यदि रक्त जो नमूना है, यदि मान लीजिए सैंपल है, एग्जाम्पल बताया गया है, वो सही से कलेक्ट नहीं किया गया है तो उसका डीएनए जो है, ठीक है, वो कुछ प्रभावित हो सकता है, नष्ट हो सकता है। इसी प्रकार यदि सैंपल जो है वो अलग अलग, मान लीजिए नमूनों का क्या अलग अलग थे, उनको इकट्ठा हो गया, सारे मिश्रण इकट्ठा हो गया तो रिजल्ट जो है वो गलत आ सकते हैं। ठीक, इसलिए ऑफिसर जो है वैज्ञानिक अधिकारी उनको चेन ऑफ कस्टडी, उचित लेबलिंग, सीलिंग और स्टैंडर्डाइज लेबोरेटरी जो प्रोसीजर होते हैं उनका कड़ाई से पालन करना चाहिए ताकि प्योरिटी, शुद्धता बनी रहे, है ना, और विश्वसनीयता जो है उसके लिए बहुत, मतलब प्योरिटी बनी रहे जो कि विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए जरूरी है। नेक्स्ट है साइंटिफिक इंटीग्रिटी, है ना, ईमानदारी, ये भी बहुत जरूरी है। ठीक, तो इसमें क्या है, ईमानदारी क्यों, क्योंकि साइंटिफिक इंटीग्रिटी जो है इसे फॉरेंसिक बायोलॉजी की क्या मानते हैं, उसकी आत्मा मानते हैं, सोल मानते हैं ना, सोल ऑफ फॉरेंसिक बायोलॉजी क्यों मानते हैं, क्योंकि ऑफिसर को केवल सत्य और तथ्य आधारित निष्कर्ष ही देने चाहिए, प्रस्तुत करने चाहिए। यदि गलत दे रहा है, कोई जानकारी छिपा रहा है, रिपोर्ट सही नहीं है, मान लीजिए गलत है ना, या आधी अधूरी जानकारी दे रहा है तो इसे अपराध की श्रेणी में माना गया है। किसकी श्रेणी में माना गया है, अपराध की श्रेणी में, नैतिक अपराध माना गया। ये एक प्रकार का क्या है, नैतिक अपराध है ना, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। फॉरेंसिक रिपोर्ट जो है वो न्यायालय में क्योंकि महत्वपूर्ण वैज्ञानिक साक्ष्य के रूप में दी जाती है, और ऐसे में जो है सही अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहे हो तो फिर तो ये ठीक है। इसलिए रिपोर्ट कैसा होना चाहिए, स्पष्ट, निष्पक्ष, वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित होना चाहिए। ठीक, और यदि परीक्षण में लिमिटेशन हो या परिणाम पूर्णता निश्चित ना हो तो अधिकारी को उसे ईमानदारी से रिपोर्ट में उल्लेख कर भी देना चाहिए, है ना, इसका भी जो है उल्लेख होना चाहिए। ठीक, इसके साथ साथ जो अधिकारी है वो क्या, ईमानदारी, समाज एवं न्यायालय का फॉरेंसिक विज्ञान पर, मतलब जो अधिकारी है उसकी ईमानदारी जो है वो समाज एवं न्यायालय का फॉरेंसिक विज्ञान पर विश्वास बनाए रखती है ना, कि भाई जो भी रिपोर्ट आएगी वो विश्वसनीय होगी, गलत नहीं है। ठीक, एक गलत और भ्रामक रिपोर्ट जो है, मान लीजिए रिपोर्ट गलत है, ठीक है, तो वो क्या है, निर्दोष व्यक्तियों को सजा भी दिला सकती है, अपराधियों को बचा भी सकती है ना। और सत्य, इसके लिए क्या जरूरी है, ऐसा ना हो तो सत्य निष्ठा बहुत जरूरी है। ठीक है, जो सही है उसको प्रदर्शित किया जाए, ठीक है, ताकि दोषी को सजा मिल सके। नेक्स्ट देखेंगे हम मानव अधिकारों का सम्मान। ठीक है, मानव अधिकारों का सम्मान यानी कि फॉरेंसिक जो आपके इन्वेस्टिगेशन होते हैं उसमें प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा, है ना, उसकी निजता, अधिकार, उनका सम्मान भी बहुत जरूरी है। ठीक है, चाहे वो अपराधी ही क्यों ना हो, चाहे वो पीड़ित ही क्यों ना हो या कोई संदिग्ध व्यक्ति जिस पर शक है ऐसा ही क्यों ना हो, लेकिन सबकी जो है अधिकारों का सम्मान, निजता का सम्मान होना चाहिए, उसकी गरिमा का सम्मान होना चाहिए। ठीक है, सभी के साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाना चाहिए, तो मानव अधिकारों का सम्मान ये भी बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए
कि सैंपल है, ब्लड है इत्यादि, ठीक है। व्यक्ति की सहमति, गोपनीयता और शारीरिक सुरक्षा को ध्यान मतलब लेते समय क्या है, ये जो है उसकी सुरक्षा का ध्यान रखना आवश्यक होता है, ठीक है। किसी भी प्रकार के अनावश्यक शारीरिक और मानसिक कष्ट उसे नहीं होने चाहिए, ठीक है, जिससे भी आप ले रहे हैं, ठीक। चलिए, तो ये हो गया। कल जो है इसके आगे हम लोग जो है करेंगे, और फिर कल जो है क्या इसके थोड़े एमसीक्यू भी हम लोग लगा लेंगे, है ना, पहले टॉपिक के, ठीक है। तो ये हो गया कि कष्ट किसी प्रकार का नहीं, मानसिक कष्ट, शारीरिक कष्ट नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कोई विशेष परिस्थिति है, जैसे कि यौन अपराध है, बच्चों से संबंधित कोई मामले हैं, ठीक है, तो ऐसे में ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। जो पीड़ित है उनके परिवारों के साथ संवेदनशील व्यवहार करना चाहिए, है ना। तो ये, क्योंकि वो वैसे ही क्या होते हैं, टूटे हुए होते हैं, और उनके साथ व्यवहार और सही नहीं है, तो फिर क्या होगा, है ना। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है। और मानव अधिकार जो है, ह्यूमन राइट है, उनका सम्मान जो है वो फॉरेंसिक विज्ञान को एक तकनीकी प्रक्रिया नहीं बल्कि मानवीय और न्याय संगत जो है विज्ञान के रूप में बनाता है, ठीक है। इसलिए ये सिद्धांत जो हमने पढ़े ये क्या सुनिश्चित करते हैं कि वैज्ञानिक प्रकृति का उपयोग मानव की गरिमा की रक्षा करते हुए ही करना चाहिए, ठीक है। उसकी गरिमा को किसी प्रकार की ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, ठीक है। तो कल मिलते हैं 10 बजे, और कल हम लोग थोड़ा थियोरिटिकल और प्लस एम, ठीक है।